अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे ही चीन ने इसराइल की तरफ 6 बहरी जंगी जहाज़ भेजे हैं, इसके बाद से दुनिया अब रूस और चीन की वार्निंग को सीरियस लेने लग गई है। आज चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि फ़लस्तीनियों को भी अपनी रियासत बनाने और आज़ादी से रहने का हक़ हासिल है। अब इसराइल एक तरफ इससे डर रहा था कि चीन क्या करने जा रहा है, तो दूसरी तरफ कोरिया की ये तस्वीरें सामने आ गई हैं जिसने वेस्ट को और ज़्यादा परेशान कर दिया है। शुमाली कोरिया क्या कर रहा है, कहां अपने फ़ौजी और हथियार भेज रहा है, डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। साथ तुर्की में सदर एर्दोगान के इत्तेहादी ने ऐसा बयान अरब खिते के हवाले से दिया है कि आप भी सोचने पर मजबूर होंगे कि कहीं तुर्की खिलाफत की तरफ तो वापस नहीं आ रहा। क्या खाना काबा को हासिल तो करना नहीं चाहता तुर्की, क्योंकि इस वक्त 2023 भी चल रहा है। तो ये सारी डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। डिटेल में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। अब दी वॉशिंगटन पोस्ट ने दोस्तों ये तस्वीर भी जारी की है सैटेलाइट की। अब इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है शुमाली कोरिया पर कि कोरिया रूस के लिए हथियारों और फ़ौजियों से भरा जहाज़ भेजता है। अब इसराइल के लिए क्यों ये ख़बर इतनी खौफनाक है, ये भी आपके सामने रखेंगे। अब अखबार ने कहा कि एक रूसी कार्गो जहाज़ जो कि रूसी फ़ौज से मुंसलिक है, इसने शुमाली कोरिया से सामान लिया और अगस्त में फ़ौजी पोर्ट पर जाकर छोड़ा, और अभी हाल ही में एक और जहाज़ ने ऐसा किया है। अखबार ने कहा कि इससे मालूम होता है कि शुमाली कोरिया रूस की जंग में खुलकर मदद कर रहा है। अखबार ने कहा कि इससे पहले कभी भी इन जहाज़ों ने ये रूट इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अगस्त के बाद से ये रूट इस्तेमाल हो रहे हैं रूस की मिलिट्री की जानिब से। अब इसके बाद वाइट हाउस ने भी इल्ज़ाम लगा दिया नॉर्थ कोरिया पर कि पिछले हफ्ते भी 1000 कंटेनर शुमाली कोरिया ने रूस को भेजे हैं हथियारों से भरे हुए, जिनमें उनको ये भी शक है कि कहीं कोरिया के जंगजू भी तो इसमें शामिल नहीं हैं। अब रिपोर्ट में कहा गया कि ये तो पॉसिबल नहीं था कि बताया जा सके कि शुमाली कोरिया ने रूस को क्या भेजा है, यानी कि कौन कौन से हथियार भेजे हैं, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें हथियार ही थे जो रूस के काम आएंगे यूक्रेन वॉर में। अब दुनिया को मालूम है कि नॉर्थ कोरिया एक बड़ा मुल्क है हथियार बनाने वाला। हर हथियार शुमाली कोरिया अपने मुल्क में बना लेता है और कोई ख़ास जंग भी नहीं लड़ रहा शुमाली कोरिया, इसलिए इसके पास बहुत स्टॉक पड़ा हुआ है जो वो रूस को भेज सकता है। अब अमेरिका ने यह भी कहा है कि इसमें ज़्यादातर गोला बारूद है जो कि कोरिया रूस को भेज रहा है, क्योंकि कोरिया भी इसी किस्म के हथियार बनाता इस्तेमाल करता है जैसे रूस करता है। तो ये हथियार रूस के बहुत काम आने वाले हैं यूक्रेन वॉर में। अब कुछ दिन कबल इसराइल ने भी इल्ज़ाम लगा दिया था शुमाली कोरिया पर कि शुमाली कोरिया ने हमास को हथियार फराहम किए हैं। तो इस खबर के बाद इसराइल के लिए ख़तरे की बात ये थी कि कहीं कोरिया फिर से भारी हथियार हमास को फराहम ना करे या रूस के ज़रिए शाम में इन हथियारों को ना पहुंचा दे जहां से ये हथियार हमास के हाथ लगें। तो इसराइल ने ये जंग शुरू करके ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी है। मुस्लिम दुनिया क्या इसराइल से लड़ती, उल्टा रूस, चीन, कोरिया खुलकर इसराइल के ख़िलाफ़ जंग में उतर पड़े हैं। और अगर आप नोट करें तो रूस चीन को इसराइल की तरफ भेज रहा है कि इसराइल पर प्रेशर बिल्ड किया जाए चीन की जानिब से, जबकि कोरिया को रूस यूक्रेन वॉर में लेकर आ रहा है ताकि दोनों तरफ से कामयाबी हासिल कर सके। तो रूस ने भी बहुत दिमाग लड़ाया है ये जंगें शुरू करने से पहले। अब दूसरी जानिब तुर्क रहनुमा देवलेत हेल्ची ने भी एक बड़ा बयान जारी किया है जो कि सदर एर्दोगान के इत्तेहादी भी हैं। उन्होंने कहा कि अगर आज से 24 घंटे के अंदर जंग बंदी ना हो सकी, हमले बंद ना हो सके, मजलूमों पर बम गिराए जाते रहे, तो मैं खुले दिल से अपनी कौम के साथ ये बात कहता हूँ कि तुर्की को जल्द कदम उठाना चाहिए। इसकी तारीख़ी, इंसानी और मजहबी ज़िम्मेदारी के तहत जो कुछ भी ज़रूरी है वो कदम उठाना होगा। यानी कि उन्होंने सदर एर्दोगान को कहा कि फिर उसके बाद आप भी जंग में कूद पड़ें। उन्होंने कहा कि गज़ा की हिफाजत और देखभाल के मिशन को अंजाम देना हमारे आबाओ अजदाद की मीरास है। अब जैसे कि आपको मालूम है कि पहले मक्का, मदीना, गज़ा, फ़लस्तीन सब कुछ सल्तनत उस्मानिया के अंडर आता था। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब सल्तनत उस्मानिया टूटी तो फिर ये सब मुल्क भी अलग हो गए, आज़ाद हो गए। तो तुर्क रहनुमा ने कहा कि हमारी मीरास है ये कि हम उसकी हिफाजत करें, हम उसको तन्हा नहीं छोड़ सकते।
اور دیکھ بھال کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اب مکہ مدینہ بھی پہلے دوستو ترکوں کے پاس ہوتا تھا، اور 2023 بھی اب آ چکا ہے، معاہدہ لوزان بھی اب ختم ہو گیا ہے۔ تو اب باتیں پھر سے چل پڑی ہیں کہ کیا اب حکومت جو ہے ترکی کی وہ خلافت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو اس چیز سے سعودی عرب بھی کافی پریشان رہتا ہے، کیونکہ مکہ اور مدینہ ان کے پاس ہے، اور سعودی عرب کو مکہ اور مدینہ کی وجہ سے ہر سال ایک بھاری زر مبادلہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنی ٹورزم ہوتی ہے ہر سال، جس سے بہت پیسہ بنتا ہے سعودی عرب میں۔ تو یہاں اب کچھ سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ ترکی کے رہنما نے ایسا بیان دے کر عربوں کو بتا دیا ہے کہ اس کی حفاظت ترکوں کی میراث ہے، اور ہم اس کی حفاظت کر کے رہیں گے، اسرائیل کے ہاتھ میں یہ ہم نہیں چھوڑنے والے۔ دوسری جانب دوستو آپ یہ ویڈیو بھی دیکھیں، اپنی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے غزہ میں جو ہے وہ پورے ایریا میں حماس نے غاریں بنائی ہوئی ہیں، اور اس غار میں بائک چلا کر ایک کارنر سے دوسرے کارنر پر جا رہے ہیں۔ تو اس قسم کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ حماس نے زیر زمین بنا رکھا ہے تاکہ وہ اسرائیل سے لڑ سکیں، اور اس لیے اسرائیل یہاں پر گراؤنڈ آپریشن کرنے سے بھی گھبرا رہا ہے۔